हेलो बच्चों, देखो आज अपन चैप्टर 2 के लिए वीडियो लेकर आए हैं 19 नंबर का। और इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र की। इससे पहले उत्सर्जन के ऊपर अपना एक वीडियो हो चुका है जिसके अंदर मैंने आपको उत्सर्जन के आधार पर जीवों के प्रकार बताए, उत्सर्जन की परिभाषा बताइए, उत्सर्जन क्यों होता है, ये सारी चीजें उसके अंदर आपको बताइए। और इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र की, जो मानव का उत्सर्जन तंत्र है उसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए, मानव का जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसके अंदर मुख्य रूप से 4 अंग भाग लेते हैं। कितने अंग भाग लेते हैं? 4 अंग भाग लेते हैं। तो देखिए वो अंग कौन कौन से हैं। इसका पहला अंग होता है वृक्क, अंग्रेजी में इसको किडनी बोलते हैं अपन। दूसरा भाग होता है इसका मूत्र वाहिनियां। तीसरा जो भाग है इसका, उससे अपन बोलते हैं मूत्राशय। और चौथा जो भाग है उससे बोला जाता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के ये 4 भाग है। ये जो चित्र बना रखा है ये मानव उत्सर्जन तंत्र का। तो ये जो चारों भाग है इसके अंदर, इसको अंकित करते हैं पहले। तो देखिए, मानव के अंदर एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, यानी कि संख्या में कितने होते हैं? 2। तो ये दोनों तो क्या है? वृक्क है, एक दायां वृक्क और एक बायां वृक्क है। तो यहां पर अपन दिखा देते हैं, ये तो कौन सा वृक्क है? बायां वृक्क है। ध्यान वही बात रखना बार बार कि जिधर दायां हाथ है उधर बायां भाग दिखाना, और जिधर बायां हाथ है उधर कौन सा भाग दिखाना? दायां। तो ये बायां वृक्क हो गया, और ये कौन सा वृक्क हो जाएगा? दायां वृक्क। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो प्रत्येक वृक्क है, इससे एक वाहिनी निकली हुई है, इसे अपन बोलते हैं मूत्र वाहिनियां। तो मूत्र वाहिनियां भी 2 होती है, एक तो दाई मूत्र वाहिनी और एक बाई मूत्र वाहिनी। तो दोनों के एक साथ नाम लिख देते हैं। ये हो जाएगी आपकी मूत्र वाहिनियां। क्या हो गई? ये मूत्र वाहिनियां हो गई। अब इसके बाद में देखो, नीचे थैले के आकार की संरचना है, ये भाग होता है मूत्राशय। ठीक है, और इस मूत्राशय से एक लंबा मार्ग निकला हुआ रहता है, और इस मार्ग को अपन बोलते हैं मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग। तो ये किसका चित्र है? मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। ये किसका चित्र है? मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। ठीक है, अब कुछ और बातें अपन इसके अंदर करेंगे। अभी एक बात और जान लो कि ये दोनों वृक्क है, तो दोनों वृक्क के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। जैसे इसके ऊपर भी एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, इसके ऊपर भी एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। तो ये टोपी नुमा संरचना क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है ये? अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि इसको बोला जाता है। ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसके बारे में अपन आगे जो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र है उसके अंदर इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या किया है कि जो उत्सर्जन तंत्र है उसके 4 भाग बताए हैं। तो चित्र के अंदर उन चारों भागों के नाम हमने क्या किए? अंकित किए। अब अपन क्या करेंगे? एक एक भाग को लेकर के ये जो उत्सर्जन तंत्र है इसके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। तो अब आगे अपन बढ़ते हैं। आप ऐसा करो, पहला जो टॉपिक है वो लगा लो वृक्क। मानव उत्सर्जन तंत्र। और इस उत्सर्जन तंत्र का पहला भाग अपन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? वृक्क। तो देखिए, वृक्क जो होता है ये उत्सर्जन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जो तरल अपशिष्ट है, कौन से अपशिष्ट है? तरल अपशिष्ट, उसका 75 से 80% भाग वृक्क के द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। जो तरल अपशिष्ट पदार्थ है उनमें से कितना होता है कि 75 से 80% भाग होता है जो तरल अपशिष्टों का, वो किसके द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है? वृक्कों के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा ये वृक्क जो होता है शरीर के अंदर और भी कई प्रकार के रस जो स्त्रावित होते हैं, उन रसों को कितना शरीर में रखना और कितना उनको बाहर निकालना है, इन चीजों के ऊपर भी वृक्क ही नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो वृक्क हमारे शरीर के अंदर कितने जोड़ी होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। तो ये दोनों जो वृक्क होते हैं ये उदर गुहा में स्थित होते हैं, जो तनुपट या डायफ्राम होता है उसके नीचे की ओर स्थित होते हैं, कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। ठीक है, यदि वृक्क की आकृति की बात की जाए तो इसकी जो आकृति है सेम के बीज के समान होती है। आकृति कैसी होती है इसकी? सेम के बीज के समान इसकी आकृति होती है। इसका जो रंग है वो होता है लाल। इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। देखो, सेम के बीज के समान, सेम का बीज जो होता है कुछ इस तरीके का होता है, तो कुछ इस तरीके की ही वृक्क की क्या होती है? आकृति होती है। इसकी भी ऐसी ही आकृति होती है और इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। अब देखो, जो वृक्क होता है इसमें आप ये देख रहे हो कि ये बायां वृक्क थोड़ा सा ऊपर है और दायां वृक्क जो होता है थोड़ा सा नीचे की ओर स्थित होता है। तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि दाएं भाग में यकृत आता है और वो यकृत क्या कर देता है? इस वृक्क को थोड़ा सा नीचे दबा देता है। तो बायां वृक्क थोड़ा ऊपर स्थित होता है और दायां वृक्क थोड़ा नीचे की ओर स्थित होता है। अब वृक्क कोई सा भी हो, चाहे दायां हो चाहे बायां हो, इसके बीच में यहां पर क्या होती है? खांच होती है। जैसे आपको दिख रही है यहां पर खांच है, यहां पर भी एक खांच है। तो ये जो खांच है, इस खांच वाले भाग को बोला जाता है हाइलम। क्या बोला जाता है इसको? हाइलम बोला जाता। तो ये वाला जो खांच है पूरी, ये क्या मानी जाएगी? हाइलम मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? हाइलम। तो मैं यहां इसका नाम लिख देता हूं, ये क्या है? हाइलम है। क्या है ये? हाइलम। अब इस हाइलम की खास बात क्या है कि देखो, ये तो है महाशिरा, ये वाली नली, ठीक है, और ये है महाधमनी। ठीक है, तो महाशिरा से एक एक नली दोनों वृक्कों में प्रवेश करती है और महाधमनी से भी एक एक नली दोनों वृक्कों में प्रवेश करती है। और इसके अलावा जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो भी वृक्क के अंदर प्रवेश करती है। तो ये जो हाइलम वाला भाग है, ये जो हाइलम वाला भाग है, इसी भाग से वृक्क के अंदर महाधमनी और महाशिरा की वाहिनी प्रवेश करती है। और इसके अलावा जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो भी इसी के अंदर से होकर के क्या करती है? प्रवेश करती है। तो देखो, ये वाली जो नली है इसे तो अपन नाम देते हैं महाशिरा। महाशिरा। और ये महाशिरा की जो शाखा वृक्क के अंदर प्रवेश कर रही है इसे बोला जाता है वृक्कशिरा। वृक्कशिरा। भाई ये पूरी नली महाशिरा है, इसकी एक शाखा तो इस वृक्क में प्रवेश कर रही है, तो ये वृक्कशिरा है जो वृक्क में प्रवेश कर रही है, और एक शाखा इस वृक्क में प्रवेश कर रही है, तो ये भी क्या है? वृक्कशिरा है। ये भी क्या है? वृक्कशिरा है। ठीक है, दूसरी चीज देखो, ये है महाधमनी। तो इसका नाम अपन लिख लेते हैं, क्या है ये? महाधमनी है ये। ठीक है, तो इस महाधमनी की एक नली तो बाएं वृक्क में प्रवेश कर रही है, तो ये हो जाएगी वृक्कधमनी। ठीक इसी प्रकार एक नली इस दाएं वृक्क में प्रवेश कर रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी? वृक्कधमनी। तो ये भी वृक्कधमनी है और ये भी वृक्कधमनी है।
तो यहां पर मैं इसका भी नाम लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगी, वृक्क धमनी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, वृक्क धमनी हो जाएगी। तो अपन यूं बोल सकते हैं अब कि ये जो हाइलम वाला भाग है, इसी भाग से वृक्क सिरा, वृक्क धमनी और जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो वृक्क के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, अब देखो जो हाइलम होता है, ये वाला भाग हाइलम है, तो इसका अंदर का जो भाग होता है ना वो कुप्पी नुमा होता है। कैसा होता है, कुप्पी नुमा होता है। तो उस भाग को अपन बोलते हैं वृक्क श्रोणी। कुप्पी नुमा भाग को क्या बोला जाता है, वृक्क श्रोणी या पेल्विस। वृक्क श्रोणी या पेल्विस। हाइलम का अंदर का भाग कैसा है, कुप्पी नुमा है, और इस कुप्पी नुमा भाग को क्या बोला जाता है, वृक्क श्रोणी या पेल्विस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वृक्क श्रोणी या पेल्विस बोला जाता है। अब एक बार ऐसा करते हैं कि इन सारी बातों को अपन दोबारा देखते हैं। देखिए, जो वृक्क होता है हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तरल अपशिष्टों का लगभग 75 से 80% भाग जो होता है उसको शरीर से बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है। इसकी जो आकृति होती है वो सेम के बीज के समान होती है और इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। वृक्क उदर गुहा में तनुपट्ट के नीचे कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। जो दायां वृक्क है वो बाएं वृक्क से थोड़ा सा नीचे की ओर स्थित होता है, क्योंकि इस दाएं भाग की तरफ यकृत आता है जो इस वृक्क को क्या कर देता है, नीचे की ओर दबा देता है। अब हमने ये कहा कि जो वृक्क होता है उसके मध्य में क्या होता है, खांच पाई जाती है और उस खांच को क्या बोला जाता है, हाइलम बोला जाता है। मध्य में खांच पाई जाती है और उस खांच को क्या बोला जाता है, हाइलम बोला जाता है। इस हाइलम के द्वारा ही वृक्क सिरा, वृक्क धमनी और जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो वृक्क के अंदर क्या करती है, एंट्री करती है, प्रवेश करती है। और ये जो हाइलम होता है इसका अंदर की तरफ का जो भाग होता है, वृक्क के अंदर की तरफ का भाग वो कुप्पीनुमा होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वृक्क श्रोणी या पेल्विस बोला जाता है। तो यहां तक तो आप पहले इसको नोट करें, उसके बाद में वृक्क के बारे में आगे बात करेंगे अपन। हाँ, तो नोट कर लियो। अब इसके बाद में देखो आगे अपन देखते हैं वृक्क की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आंतरिक संरचना के बारे में अपन थोड़ा सा देख रहे हैं। वृक्क की जो आंतरिक संरचना उसके बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं। तो देखो, जो वृक्क होता है उसके सबसे बाहर क्या होता है, तंतुमय संयोजी ऊतक का एक पतला आवरण होता है। क्या होता है, तंतुमय संयोजी ऊतक का पतला आवरण। और इस आवरण को अपन बोलते हैं वृक्क संपुट। क्या बोला जाता है, इस आवरण को वृक्क संपुट बोला जाता है। तो देखिए, इसमें तो मैंने दिखाया नहीं था वृक्क संपुट, लेकिन इसमें मैंने दिखा रखा है। इसमें यहां पर दो परतें दिखा रखी है। तो ये जो बाहर वाली परत है ये वास्तव में क्या है, तंतुमय संयोजी ऊतक का पतला आवरण है। और इस आवरण को अपन क्या बोल देंगे, वृक्क संपुट बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, वृक्क संपुट। तो ये क्या हो गया, वृक्क संपुट हो गया आपका। ठीक है। अब यदि अपन वृक्क की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना चाहते हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो वृक्क संपुट है इसको हटाना पड़ेगा। जो वृक्क है उसके ऊपर से जो वृक्क संपुट का पतला आवरण है उसको हटाना पड़ेगा। तो देखो, जब अपन ऐसा काम करते हैं कि जैसे ये वृक्क आपका, इसके अंदर से मान लीजिए आपने वृक्क संपुट को हटा दिया तो वृक्क बिना छिलके के कुछ इस तरीके का नजर आएगा अपने को। ठीक है। तो ये जो वृक्क है
इसकी आंतरिक जो संरचना है इसको अपन दो भागों में बांटते हैं। इसके आंतरिक संरचना के अंदर दो भाग निकलते हैं। जो बाहरी भाग होता है उसे तो बोला जाता है कॉर्टेक्स या वल्कुट। जो बाहरी भाग है उसको तो क्या बोलेंगे अपन, कॉर्टेक्स या वल्कुट बोलेंगे। और जो वृक्क का आंतरिक भाग है, जैसे यह आंतरिक भाग है, ऐसा जो आपको नजर आ रहा है इस तरीके से, यह आंतरिक भाग है। तो इस आंतरिक भाग को अपन बोलते हैं मध्यांश या मेड्यूला। मेडुला बोल दो या फिर सीधा मेडुला बोल सकते हैं, मेडुला, ठीक है ना। मध्यांश या मेडुला भी बोल सकते हैं सीधी भाषा में। तो वृक्क की जो आंतरिक संरचना है उसका कुछ मामला आपके समझ में आया कि वृक्क के सबसे बाहर क्या होता है, तंतुमय संयोजी ऊतक का आवरण होता है जिसे बोलते हैं अपन वृक्क संपुट। तो इसके अंदर मैंने वो वृक्क संपुट दिखाया था। तो ये सबसे बाहर का जो आवरण है वृक्क संपुट है। इस आवरण को हटाने के बाद में अपने को वृक्क इस तरीके का प्राप्त हुआ। तो इस संरचना के अंदर अपन ये देख रहे हैं भाई, इस संरचना को अपन दो भाग में बांट लेते हैं। एक तो बाहर का भाग होता है, एक आंतरिक भाग होता है। तो बाहरी भाग को तो कॉर्टेक्स या वल्कुट बोला जाता है और आंतरिक भाग को क्या बोला जाता है, मध्यांश या मेडुला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मध्यांश या मेडुला बोला जाता है। तो आप चाहे तो यहां पर भी इसमें दिखा सकते हैं, ये वाला जो एरिया है ये तो क्या है, कॉर्टेक्स है। ये तो क्या है, कॉर्टेक्स है। और ये जो अंदर का पूरा भाग है ये क्या है, मध्यांश या मेडुला है। क्या ये भाग मध्यांश या मेडुला है, ठीक है। तो आप ये सारे डायग्राम कंप्लीट करो पहले वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में मैं आगे बात करता हूं इसके बारे में। एक डायग्राम और बनेगा अभी। तो ये तो मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र हो गया। और ये आप इस चित्र को नाम देंगे वृक्क की आंतरिक संरचना, वृक्क की आंतरिक संरचना, ठीक है। वृक्क की आंतरिक संरचना में कुछ नाम और दिखा सकते हैं अपन। तो जैसे देखो, ये तो है आपकी मूत्र वाहिनी, यह है वृक्कशिरा। और इसके अलावा ये जो नली है ये क्या है, वृक्कशिरा। ये तो वृक्क धमनी है और ये वृक्कशिरा, और ये क्या है, मूत्रवाहिनी है। और आप चाहे तो इसके अंदर वाला जो भाग है इसे भी आप बता सकते हैं। इसका क्या नाम दिया अपन ने, वृक्कश्रोणी या पेल्विस। तो ये क्या हो जाएगा आपके, पेल्विस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेल्विस, ठीक है। तो इतनी बातों को नोट करें, फिर उसके बाद में एक डायग्राम और है वो आपको समझाते हैं। तो वीडियो को पॉज करें और उनको नोट करें। अब आगे अपन देखते हैं। तो देखो, ये जो मध्यांश है, मेडुला है और कॉर्टेक्स है, इसके अंदर आप बहुत छोटी छोटी नलियां जैसी संरचनाएं देख रहे हैं। तो वास्तव में होता क्या है कि जो वृक्क होता है वो बहुत ज्यादा संख्या में छोटी छोटी नलियों से मिलकर के बना होता है। इसमें असंख्य छोटी छोटी नलियां पाई जाती है और उन नलियों को अपन बोलते हैं वृक्काणु या नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है उनको, वृक्काणु या नेफ्रॉन उनको बोला जाता है। तो देखो, वो जो वृक्काणु या नेफ्रॉन वाली नली है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो बाकी की ये जो भी है ये मिटा रहा हूं मैं अब सारे। ये तो डायग्राम आपने बना ही लिया था, तो इसको भी मैं नाम इसके हटा देता हूं अब।
तो देखिए जो वृक्क है वो असंख्य पतली पतली नलियों से मिलकर के बना हुआ है और उन नलियों को अपन बोलते हैं नेफ्रॉन या वृक्काणु। ठीक है, क्या बोला जाता है उन नलियों को? नेफ्रॉन या वृक्काणु उनको बोला जाता। और भी नाम है इसके, जैसे इसको अपन एक तो बोलते हैं मूत्र नलिका। क्या बोला जाता है? एक तो इसका नाम क्या है और मूत्र नलिका है, एक तो मूत्र नलिका। और इसके अलावा एक नाम और है इसका, इसे अपन वृक्क नली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्क नली। ठीक है भाई, देखो एक बात सुन लो, कहीं पर भी कोई भी शब्द हो, यदि नली या नलिका जैसा शब्द आ रहा है, वाहिनी या वाहिनिका जैसा शब्द आ रहा है, तो जिसमें का लगा हुआ है तो उसका व्यास तो है कम, और जिसमें का लगा हुआ नहीं है ना तो उसका व्यास क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आपको ये मूत्र नली दे दे कोई, इसकी जगह मूत्र नली या मूत्र वाहिनी, तो मतलब वो बड़ी संरचना है, और नलिका, नलिका शब्द तो मतलब वो क्या है? छोटी संरचना है, बारीक वाली संरचना है। तो इसकी संरचना अपन देख रहे हैं अब, नेफ्रॉन या वृक्काणु या मूत्र नलिका या वृक्क नली की ऐसी बहुत सारी नलियां इस वृक्क के अंदर क्या होती है? भरी हुई रहती है, बहुत छोटी होती है, बहुत पतली होती है। तो केवल ये लाइनिंग के रूप में अपने को डायग्राम के अंदर नजर आती है, लेकिन जब उसको निकाल करके अपन उसको बड़ा करके देखते हैं तो उसकी संरचना देखिए कैसी आती है। हाँ देखिए, जो नेफ्रॉन या वृक्काणु है, इसकी संरचना को अपन क्या करते हैं कि तीन भागों में बांटते हैं। कितने? सॉरी, दो भागों में बांटते हैं। तो दो भाग कौन कौन से हैं पहले तो वो देख लें अपन। पहले भाग को अपन बोलते हैं मेलपिगी काय या मेलपिगी कणिका। पहले भाग को क्या बोला गया है? मेलपिगी काय या मेलपिगी कणिका। और इसी का जो दूसरा भाग है उससे अपन बोलते हैं स्त्रावी नलिका या वृक्क नलिका। क्या बोला जाता? स्त्रावी नलिका या वृक्क नलिका बोला जाता। देखो यहां पर शब्द वृक्क नली, यानी कि वृक्क नली तो बड़ी वाली संरचना है, और यहां पर वृक्क नलिका यानी कि वृक्क नलिका कैसी संरचना है? पतली वाली संरचना है। ठीक है, छोटी वाली संरचना। अब देखिए, सबसे पहले अपन मेलपिगी काय या मेलपिगी कणिका की बात करते हैं। तो जो नेफ्रॉन या वृक्काणु है, इसका जो प्रारंभिक भाग है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कटोरे नुमा संरचना होती है। तो इस संरचना को अपन बोलते हैं बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं इसको? बोमेन संपुट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? बोमेन संपुट हो गया। अब इस बोमेन संपुट के अंदर क्या होता है कि केशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये जो केशिकाओं का गुच्छा होता है,
इस केशिकाओं के गुच्छे को अपन बोलते हैं केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलस। जो केशिकाओं का गुच्छा है इसको क्या बोला जाता है? केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस बोला जाता है। इस केशिका गुच्छ के अंदर एक वाहिनी आती है और इस वाहिनी को अपन बोलते हैं अभिवाही धमनी। क्या बोलते हैं इसको? अभिवाही धमनी। ठीक है, वास्तव में होता क्या है कि वृक्क के अंदर जो वृक्क धमनी प्रवेश करती है ये बाद में छोटी छोटी नलियों में बढ़ती है और वो जो छोटी छोटी नलियां होती है वो अभिवाही धमनी होती है। तो अभिवाही धमनियां क्या करती है? एक वृक्क के अंदर जितने भी नेफ्रॉन है और उसके अंदर जो केशिका गुच्छ है उसके अंदर रक्त देने का कार्य करती है ये। ठीक है, इधर से केशिका गुच्छ की जो नलियां हैं वो आपस में मिलकर के एक दूसरी बड़ी वाली वाहिनी बनाती है जिसे अपन बोलते हैं अपवाही धमनी। जिसे क्या बोला जाता है? अपवाही धमनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपवाही धमनी बोला जाता है। ठीक है, अब मेलपीगिका या मेलपीगी कणिका की बात अपन कर रहे थे, तो देखो बोमेन संपुट और केशिका गुच्छ ये दोनों संरचनाओं को मिलाकर के क्या बोला जाता है? मेलपीगिका या मेलपीगी कणिका बोला जाता है। यानी कि आप मेलपीगिका या मेलपीगी कणिका के लिए क्या लिख सकते हैं? बोमेन संपुट प्लस ग्लोमेरुलस। बोमेन संपुट प्लस ग्लोमेरुलस ये दोनों संरचनाएं मिलाकर के क्या है? मेलपीगी कणिका या मेलपीगी काय है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं अपन स्त्रावी नलिका या वृक्क नलिका की। तो इस स्त्रावी नलिका या वृक्क नलिका के अंदर भी दो प्रकार की नलियां होती है। एक तो होती है कुंडलित नलिका और दूसरी होती है संग्रह नलिका। कौन कौन सी नलिका? कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका। तो देखिए यहां पर अपन बात करते हैं कि ये जो नली है दो भागों में बटी हुई है। एक को तो अपन बोलेंगे कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका, और दूसरी कौन सी नलिका है? संग्रह नलिका। संग्रह नलिका या संग्रह वाहिनी भी आप इसको बोल सकते थे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कुंडलित नलिका की। तो देखो कुंडलित नलिका नेफ्रॉन का जो बोमेन संपुट वाला भाग है उसके पीछे का भाग है, यहां से स्टार्ट होता है यहां पर खत्म होता है ये कुंडलित नलिका वाला भाग। तो इस कुंडलित नलिका वाला भाग के अंदर तीन भाग होते हैं। पहली जो ये कुंडलित संरचना है इसे तो अपन बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये जो लूप है यू आकार का, हेनले नाम का वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो इसे अपन बोलते हैं हेनले का लूप। हेनले का लूप। और इसके बाद में फिर वापस कुंडलित संरचना आती है तो इसे बोला जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोला जाता है इसको? दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो ये तीनों भाग तो मिलकर के कुंडलित नलिका है। समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेलने का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये तीनों मिलकर तो क्या है? कुंडलित नलिका है। इसके बाद में यहां पर एक वाहिनी आती है जिसे अपन बोलते हैं संग्रह नलिका या संग्रह वाहिनी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं संग्रह वाहिनी या फिर संग्रह नलिका अपन इसको बोलते हैं। तो एक वृक्क के अंदर क्या होता है कि 4-5 नेफ्रॉन की एक ही संग्रह वाहिनी होती है। जैसे ये संग्रह वाहिनी तो इसमें एक नेफ्रॉन इधर से आके खुलेगा, एक नेफ्रॉन इधर से आके खुलेगा, एक नेफ्रॉन इधर से आकर के खुलेगा। तो देखो वास्तव में क्या होता है कि जब अपन मूत्र निर्माण की क्रियाविधि पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे कि ये अभिवाही धमनी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ युक्त रक्त को लेकर के आती है और यहां पर क्या होता है इस केशिका गुच्छ में उसको छाना जाता है
और शुद्ध रक्त इधर से निकल करके चला जाता। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के साथ में प्लाज्मा को छान करके यहाँ लाया जाता तो वो पदार्थ जो होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेलने के लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका से गुजरता हुआ लास्ट में चल करके मूत्र में बदलता और वो जो मूत्र है वो संग्रह वाहिनी में पहुंचता है। तो 4-5 जितने भी नेफ्रॉन से ये संग्रह वाहिनी जुड़ी हुई है उन सब का जो मूत्र है इस संग्रह वाहिनी में आता है। और ये संग्रह वाहिनी जो होती है वृक्क का ये जो पेल्विस वाला भाग है इसमें आकर के खुलती है और ये पेल्विस वाले भाग से मूत्र वाहिनी निकलती है। तो जो भी मूत्र होता है इस मूत्र वाहिनी के द्वारा आगे जो मूत्राशय है उसके अंदर क्या कर दिया जाता, पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो अब मेरी बात दोबारा सुनिए। हमने क्या कहा कि जो वृक्क होता है इसके अंदर असंख्य बहुत पतली पतली नलिकाएं पाई जाती है और उन नलिकाओं को क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन वृक्काणु या मूत्र नलिका या वृक्क नली, उनको क्या किया जाता, बोला जाता है। ये नलिकाएं वृक्क की संरचनात्मक इकाई है और ये नलिकाएं वृक्क की क्रियात्मक इकाई है, यानी कि वृक्क में जो कार्य हो रहा है वो भी इनकी नलिकाओं की सहायता से संपन्न हो रहा है। और ये पूरा जो वृक्क है ये बना हुआ भी इन्हीं संरचनाओं की सहायता से है। तो हमने कहा भाई जो नेफ्रॉन या वृक्काणु या मूत्र नलिका इसकी संरचना को दो भागों में बांटते हैं, मेलपीगी इकाई या मेलपीगी कणिका, और दूसरी जो होती है उसे क्या बोला जाता है, स्त्रावी नलिका या वृक्क नलिका बोला जाता है। तो मेलपीगी इकाई या मेलपीगी नलिका कणिका के अंदर अपन ने दो संरचनाएं बताई। पहला भाग तो कटोरीनुमा होता है जिसे बोमेन संपुट अपन ने बोल दिया, और दूसरा इसके अंदर केशिकाओं का एक गुच्छा होता है जिसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस दोनों संरचनाएं मिलकर के मेलपीगी इकाई या मेलपीगी कणिका कहलाती है। अब इस केशिका गुच्छ में इधर से अभिवाही धमनी आती है जो रक्त को लेकर के आती है, इधर से अपवाही धमनी बाहर निकल जाती है रक्त को लेकर के। ठीक है, फिर हमने स्त्रावी नलिका या वृक्क नलिका की बात करी। तो जो नेफ्रॉन है उसमें बोमेन संपुट का आगे का पूरा भाग स्त्रावी नलिका या वृक्क नलिका कहलाता है। क्या कहलाता है, स्त्रावी नलिका या वृक्क नलिका कहलाता है। अब ये जो स्त्रावी नलिका या वृक्क नलिका है इसकी संरचना को दो भागों में बांट दिया, कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका या संग्रह वाहिनी। तो कुंडलित नलिका के अंदर तीन संरचनाएं हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेलने का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। और जो संग्रह वाहिनी है, संग्रह नलिका है, ये अलग है। तो इसमें देखो आप 4-5 नेफ्रॉन की संग्रह वाहिनी एक ही होती है। तो 4-5 नेफ्रॉन में जितना भी मूत्र होता है वो इस वाहिनी के अंदर आकर के खुलता है। और ये वाहिनी जो होती है वृक्क के श्रोणी वाले भाग में, पेल्विस वाले भाग में आकर के खुलती है। तो यहाँ पर जितना भी मूत्र बनता है वो सारा मूत्र वाहिनी के द्वारा कहाँ पहुंचा दिया जाता है, मूत्राशय के अंदर पहुंचा दिया जाता है। तो इसके बारे में, इस संरचना के बारे में आगे भी अपन बात करेंगे जब मूत्र निर्माण की क्रियाविधि पढ़ेंगे। तो इतनी बातों को आप नोट करिए, डायग्राम को नोट करिए ढंग से, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। ये जो संरचना है ये किसकी बनाई है, अपन ने नेफ्रॉन या वृक्काणु की संरचना बनाई है। तो इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं अपन। हाँ, तो अब आगे चलते हैं अपन। देखो अपन वृक्क के बारे में पढ़ लिए हैं, अब इसके बाद में अपने को किसके बारे में पढ़ना, मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र वाहिनियों के बारे में पढ़ना है। मानव उत्सर्जन तंत्र का दूसरा भाग। देखो वृक्क बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वृक्क इतना लंबा भी है, उसको थोड़ा समझना भी पड़ता है। अब बहुत सरल सरल सी बातें हैं। देखिए मानव के अंदर क्या होता है, प्रत्येक वृक्क से एक मूत्र वाहिनी निकलती है। तो मूत्र वाहिनी का निर्माण वास्तव में होता कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो मूत्र वाहिनी का जो आगे का भाग है, आगे का भाग वो तो कीपनुमा होता है और उसी भाग को अपन बोलते हैं पेल्विस। आपको पहले बता रखा है पेल्विस के बारे में, ठीक है। और पीछे का जो भाग है वो कैसा होता है, नली के समान होता है। कैसा होता है, नली के समान होता है। तो वास्तव में क्या होता है कि एक वृक्क के अंदर जितनी भी संग्रह वाहिनियां होती है वो सब आपस में मिलकर के कहां खुलती है, वृक्क के पेल्विस वाले भाग में खुलती है। और ये पेल्विस क्या है, मूत्र वाहिनी का ही आगे वाला हिस्सा है। पीछे वाले हिस्से में ये नली के समान हो जाती है। तो एक वृक्क में जितना भी मूत्र बनता है उस मूत्र को यहां से ये लेकर के कहां ले जाती है, मूत्राशय के अंदर ले जाती है। तो आपको पता है एक जोड़ी मूत्र वाहिनियां होती है, एक दाएं वृक्क से आती है और एक बाएं वृक्क से आती है, ठीक है। इसके बाद में कहां पहुंच गया है मूत्र, मूत्राशय में पहुंच गया है। तो मूत्राशय की बात कर लेते हैं। तो मूत्राशय जो होता है एक थैलीनुमा संरचना होता है। कैसा होता है, थैलीनुमा संरचना होता है। इसका जो बाहरी आवरण है वो कहलाता है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या कहलाता है, इसका बाहरी आवरण पेरिटोनियम कहलाता है। तो देखिए
ये मूत्राशय है और इसका ये जो बाहरी आवरण है ये क्या कहलाएगा, पेरिटोनियम कहलाएगा। तो देखिए वृक्क में जैसे जैसे मूत्र बनता है तो मूत्रवाहिनियों के द्वारा वो मूत्राशय में लाया जाता है और मूत्राशय में जैसे जैसे वो लाया जाता है तो मूत्राशय फैलता जाता है। या मूत्राशय में क्या होता है, मूत्र का संचय किया जाता है और जब ये पर्याप्त मात्रा में भर जाता है तो उसको मूत्र मार्ग के द्वारा समय समय पर क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं मूत्राशय के अंदर क्या होता है, मूत्र का अस्थायी रूप से संग्रह किया जाता है, संग्रह किया जाता है, संग्रह किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं चौथे भाग की, जिसे क्या बोला जाता है, मूत्र मार्ग। तो देखिए जो मूत्राशय होता है उससे एक लंबा नलीनुमा मूत्र मार्ग जुड़ा होता है। ठीक है, क्या जुड़ा रहता है, लंबा नली समान भाग जुड़ा रहता है और उसी भाग को अपन क्या बोल देते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। यह मूत्र मार्ग क्या होता है, एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है और इस छिद्र के द्वारा क्या किया जाता है, समय समय पर जो भी मूत्राशय के अंदर मूत्र संचित हुआ है उसको समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए पूरी बात को अपन ध्यान से समझते हैं। अब जो वृक्क होता है इसके अंदर वास्तव में क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। इसके अंदर नेफ्रॉन नाम की संरचना होती है और वो नेफ्रॉन नाम की संरचना क्या करती है, मूत्र का निर्माण करती है। ठीक है, तो वो जो नेफ्रॉन होता है उसकी जो संग्रह वाहिनी है वो वृक्क के कौन से भाग के अंदर आकर के खुलती है, पेल्विस वाले भाग के अंदर आकर के खुलती है। और पेल्विस क्या होता है, मूत्र वाहिनी का ही आगे का भाग होता है। तो जो मूत्र वाहिनियां होती है उसका आगे का भाग पेल्विस के समान होता है और सारी नेफ्रॉन की जो संग्रह वाहिनियां है वो पेल्विस में आकर के खुलती है। तो यहाँ से मूत्र को एकत्रित किया जाता है और उसके बाद में इसका पीछे का भाग नली समान होता है जो मूत्र को कहाँ पहुंचा देता है, मूत्राशय में पहुंचा देता है। मूत्राशय जो होता है उसके अंदर मूत्र का अस्थायी रूप से संग्रह किया जाता है। इसकी झिल्ली पेरिटोनियम की बनी होती है। तो जैसे जैसे यहाँ से मूत्र बनकर के आता है तो ये मूत्राशय बड़ा होता जाता है और जब इसमें पर्याप्त मात्रा में मूत्र भर जाता है तो ये मूत्र मार्ग के द्वारा क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो मूत्र मार्ग क्या है, मूत्राशय से जुड़ा हुआ लंबी समान भाग होता है और एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है। तो इसी छिद्र के द्वारा क्या कर दिया जाता है, मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गई अपने मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर। तो मानव उत्सर्जन तंत्र का आपको डायग्राम अच्छे से आना चाहिए और इसकी संरचना जो है उसके अंदर मुख्य मुख्य जो भी बातें वो अपने को ठीक से याद रहनी चाहिए। जैसे आपको वृक्क के अंदर मैंने उसकी स्थिति बताई, उसका रंग बताया, उसका आकार बताया, फिर उसकी आंतरिक संरचना बताई जिसमें कॉर्टेक्स और मेडुला वाला भाग बताया, फिर वो जो असंख्य नलियों वाली बात बताई थी, नेफ्रॉन वाली, नेफ्रॉन की जो संरचना है वो, और ये जो छोटी छोटी बातें हैं मूत्रवाहिनी की, मूत्राशय की और मूत्र मार्ग की, ये अपने को याद होनी चाहिए। इसके बाद में अपन अगला वीडियो करेंगे, उसके अंदर अपन मूत्र निर्माण की क्रियाविधि पढ़ेंगे। तो